Hello guys, welcome back to Iconic Blogger. So this is fourth lecture in the series of cloud computing. So today we will talk about cloud storage. Previously we have already covered the NIST architecture of cloud computing. बाय द टाइम हमें सब कुछ पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसमें हमें किस तरह से सर्विसेज मिलती हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में कवर अप किया था कि क्लाउड का आर्किटेक्चर कैसे होता है, ये कैसे अपने ब्रोकर्स एंड आपके एसएलएस को मैनेज करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है स्टोरेज, क्योंकि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज भी एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑल्दो हम लोग सभी स्टोरेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के इन्वायरमेंट में, बट वो स्टोरेज काम कैसे कर रही है एंड स्टोरेज में हम क्या क्या गिन सकते हैं। स्टोरेज एक ऐसा एक्शन और मेथड है जिससे हम लोग अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर क्लाउड स्टोरेज की बात करूँ मैं, तो क्लाउड स्टोरेज ऐसा स्टोरेज है जब हम लोग अपना डाटा इंटरनेट की मदद से हम लोग अपने डाटा को किसी रिमोट सर्वर या जियोग्राफिकल लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं। एंड हमें इसका बेनिफिट ये होता है कि हम इसको कभी भी कहीं भी सिर्फ एक इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको हम लोग कभी भी अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपका डाटा क्लाउड स्टोरेज पे है तो ऑल यू नीड इज़ जस्ट अ डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शन, एंड आप अपने डाटा को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। द क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ डाटा। अगर मैं बात करूँ तो डाटा क्या है, तो जितने भी आपके पास कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर है वो सब कुछ डाटा है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, कैरेक्टर्स की, सिंबल्स की, वो सब कुछ हमारे लिए डाटा है। बट डाटा एज सच हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, उसको हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। डाटा अगर बेसिकली बात की जाए तो एक मीनिंगलेस थिंग है। अगर जैसे आपके सामने यहाँ पे है, ये भी एक डाटा है। येस येस नो नो, ये एक डाटा है, बट ये डाटा किस चीज़ का है हमें नहीं पता। एंड नेक्स्ट लाइन में देखो तो 42, 20, 63, 96, ये भी डाटा है, बट हमें नहीं पता ये डाटा किस चीज़ का है क्योंकि इसमें कंटेक्स्ट नहीं है। तो जब तक हम डाटा को कंटेक्स्ट के साथ अपने शो नहीं करते हैं तब तक वो किसी भी काम का नहीं है। जब तक आपके डाटा में कंटेक्स्ट नहीं है, मतलब वो प्रोसेस्ड नहीं है, तब तक हमें नहीं पता है कि वो डाटा किस चीज़ का है। अगर जो ये डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, इनको अगर कोई क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए कि आर यू गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, देन अगर हम कहें येस येस नो, तब इसका कुछ मतलब है। अगर इनके लिए मैं बात करूँ तो अगर ये स्टूडेंट्स के स्कोर हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, तब ये कुछ मीनिंगफुल चीज़ है। तो इस तरह से हमें अपने डाटा को कंटेक्स्ट देना पड़ता है, अदरवाइज हमारा डाटा हमेशा यूजफुल नहीं होता है। आपका डाटा क्या क्या फॉर्म्स ले सकता है, तो डाटा हमारा अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, डाटा हमारा टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हम सेंटेंस पैराग्राफिक वे में कुछ लिखते हैं, या इमेज और ऑडियोज, इवन द वीडियोज जो भी आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, सब डाटा की फॉर्म में हो सकते हैं। एंड डाटा को जब तक प्रोसेस नहीं करोगे वो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है। नेक्स्ट आता है कि मीनिंगफुल चीज़ क्या है हमारे लिए। तो जो चीज़ हमारे लिए मीनिंगफुल है वो है इन्फॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करने के बाद और डाटा को एक कंटेक्स्ट देने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो है इन्फॉर्मेशन। And information is the second thing in the series of data. Data is meaningless but information is very useful. Information हम कह सकते हैं कि ये interpreted data है, जो हमें कुछ बताना चाहता है, जो हमें कुछ बता रहा है। नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है एक, कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर मैं आप लोगों को ये एक नंबर दे दूँ तो ये एक डाटा तो है, लेकिन ये मीनिंगलेस डाटा है अनटिल मैं आपको इसका कंटेक्स्ट नहीं बताती हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि ये एक बर्थ डेट है किसी की, देन आप लोग कह सकते हैं दिस इज 29 जून 1996, तब ये एक मीनिंगफुल थिंग है। अगर हम कह दें कि ये एक अकाउंट नंबर है, तब भी ये एक मीनिंगफुल थिंग है। अगर हम कह दें ये एक किसी का क्लब का मेंबरशिप नंबर है, तब भी एक मीनिंगफुल थिंग है। एंड अगर हम कहें कि ये एक किसी का टेलीफोन नंबर है, तब भी ये एक मीनिंगफुल थिंग है। जब तक हम डाटा को प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको कंटेक्स्ट नहीं देंगे, वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगा एंड वो हमारे किसी यूज़ का नहीं होगा। इसी को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एज अ डायग्रामेटिकल वे। अगर मैं बात करूँ रो डाटा की, जो सामने हमारे यहाँ पे डाटा दिख रहा है, ये 51, 77, दिस इज अ रो डाटा। मुझे नहीं पता ये किस काम का है, ना ही जो इसको पढ़ेंगे उनको पता लगेगा। लेकिन जब इसके साथ कंटेक्स्ट ऐड कर दिया जाए, कंटेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए या कोई स्टेटमेंट कि दीज आर द टेस्ट स्कोर्स अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स, नाउ इट इज मीनिंगफुल। कि किसी बच्चे के 51 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 77 आ रहे हैं। अब इसको प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन क्या है, जहाँ से मुझे कुछ
इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। अगर मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करती हूँ तो वो आ रहा है 57। सो अब मैं इंफॉर्मेशन ये रख सकती हूँ अपने पास कि एक पर्टिकुलर टेस्ट में जो एक पर्टिकुलर क्लास है उस क्लास के स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर है वो 67% है। सो अब देखा जाए तो डाटा जो है वो हम इनपुट करते हैं, बट इट इज़ बेसिकली मीनिंगलेस। जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें कुछ मैनिपुलेशंस की जाएंगी, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाए जाएंगे, जैसे कंपैरिजन, सॉर्टिंग या एवरेज, कुछ भी निकाला जाएगा। उसके बाद जो डाटा हमें मिलेगा दैट इज़ अ इंफॉर्मेशन, और वो काफ़ी यूज़फुल होती है, जिसे हमें अपने पास रखना बहुत यूज़फुल होता है। सो नेक्स्ट आता है कि इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे। तो जो दो नई टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो है नॉलेज एंड विजडम। सो नॉलेज वो चीज़ है जो हम फैक्ट्स एंड आइडियाज़, या फिर जो भी हमारे पास डाटा है उनमें से जो फैक्ट्स एंड आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ें जो हम गेन कर रहे हैं इन फैक्ट्स एंड फिगर से, दैट इज़ नॉलेज। एंड विजडम इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ नॉलेज। जब हम अपनी विजडम, अपनी खुद की एबिलिटी टू फाइंड एंड जज यूज़ कर रहे हैं कि जो नॉलेज हमें मिली है क्या वो कहीं पे एप्लीकेबल है, क्या वो ट्रू है या वो राइट है, दैट इज़ विजडम। सो अगर इसको हम डाटा टू विजडम की फॉर्म में देखें तो डाटा हमारा आता है एकदम लोएस्ट लेवल पे। देन डाटा से निकलती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से हम लेते हैं नॉलेज, एंड नॉलेज को जब हम अपनी विजडम के थ्रू ये देखते हैं कि नॉलेज कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है, उसका फ्यूचर में क्या यूज़ हो सकता है, तो वो हमारी विजडम होती है। सो नेक्स्ट टर्म जो आती है यहाँ पे बड़ी यूजफुल, वो है बिग डाटा। सो बिग डाटा क्या है? सो एक क्वेश्चन कि हमारा पहला कंप्यूटर जो हमने यूज़ किया था वो क्या था? मैक्सिमम को याद भी नहीं होगा, लेकिन पहले आप लोगों ने देखा था बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज़ होते थे, तो उसमें बड़े बड़े कीबोर्ड्स डाटा एंटर्स करने के लिए यूज़ किए जाते थे। सो इसको दोबारा फिर से रिफ्रेम करते हैं कि बिग डाटा की लिमिट्स क्या हैं। सो ये एक ट्विटर से ली गई है कि स्मॉल डाटा वो है जो रैम में फिट हो रहा है एंड बिग डाटा वो है जो रैम को क्रैश कर रहा है। बट इसकी डेफिनेशन अब बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। लेट अस सी अगेन दिस एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं एक बाइट की, तो अगर एक ग्रेन का राइस, एक राइस का जो ग्रेन है वो आपका बाइट है, देन आपका किलो बाइट अ कप ऑफ राइस। देन अगर मेगा बाइट की बात करूं तो अगर आपके पास एक बैग ऑफ राइसेस हैं तो आपके मेगा बाइट। जस्ट सी कि ये कैसे इंक्रीज हो रहा है आपका डाटा। देन अगर हम बात करें कि गीगाबाइट में कितना आएगा, तो 3 सेमी ट्रक्स आप राइस के रख लीजिए। देन हम बात करते हैं टेराबाइट्स की, तो 2 कंटेनर शिप्स। देन अगर बात करते हैं पेटाबाइट की, तो हम ब्लैंकेट्स ऑफ मैनहट्टन को ले सकते हैं। देन अगर हम एक्साबाइट की बात करें तो आपका जो ब्लैंकेट्स ऑफ वेस्ट कोस्ट स्टेट्स हैं उसको हम एज एक्साबाइट रख सकते हैं। और जब मैं बात करती हूँ जेटाबाइट, तो मतलब हम पूरा का पूरा ओशन, जो हमारा पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा ओशन, उसी को फिल कर दें अपने डाटा के साथ, दैट इज हमारा जेटाबाइट। सो ये जो आपको एग्जांपल यहाँ पे शो किया जा रहा है, दिस इज हाउ वी आर शोइंग कि डाटा किस तरह से आपका इंक्रीज हो रहा है। पहले हम सिर्फ बाइट्स में बात करते थे, हमारा काम बाइट्स में हो जाता था, लेकिन देन हम लोग किलोबाइट्स में बात करने लगे, देन मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट, टेराबाइट, बेटाबाइट, एक्साबाइट एंड जेटाबाइट। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ द डाटा है टू प्रोसेस एंड स्टोर, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, एंड पता नहीं आने वाले टाइम में ये कितनी और इंक्रीज हो जाएगी। सो अभी आने वाले टाइम में मे भी हमारे पास योटाबाइट डाटा भी हमें चाहिए हो, तो वो एक अर्थ के साइज का रिच राइस बॉल होगा। सो जो हमारा पहले डाटा आता था बाइट एंड किलोबाइट, वो हमारा हमारी हॉबीज से रिलेटेड, कि हमारी हॉबी क्या है, दैट इज हम उतने से डाटा को अपना बाइट और किलोबाइट में स्टोर कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें कि हमारा मेगाबाइट और गीगाबाइट कहाँ यूज होता है, तो हाँ, हमारे लैपटॉप्स में मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स में ही स्टोरेज आती है। ओके, हम वहाँ पे मेगाबाइट और गीगाबाइट में यूज़ कर रहे हैं। देन अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के ऊपर इतना डाटा है कि वो टेराबाइट एंड पेटाबाइट जितना डाटा अपने ऊपर लेके चल रहा है। देन अगर हम एक्साबाइट एंड जेटाबाइट की बात करें तो आजकल जो टर्म बहुत बज़वर्ड यहाँ पे लग रहा है वो है बिग डाटा। तो बिग डाटा हमारा डील करता है एक्साबाइट एंड जेटाबाइट के साथ। एंड अगर मैं एग्जांपल दूँ आपका बिग डाटा का, तो फेसबुक, याहू, amazon.com, ईबे एंड इवन जो गूगल पे हमें स्टोरेज मिलता है 15 GB का फ्री, दैट इज ऑल्सो हमारा बिग डाटा। एंड इसके बाद जो हमारा योटाबाइट है, जैसा कि मैंने कहा था फ्यूचर के लिए, सो इट कैन बी यूज इन फ्यूचर। सो अब आते हैं कि हमारा ये डाटा किस तरह से, ये जो आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है ये है कि आपका डाटा किस तरह से अरेंज किया जाता है। जैसे 1 GB है, दैट इज 1000 मेगाबाइट्स। सो दिस इज हाउ द क्रोनोलॉजी वर्क्स। एंड नाउ कि बिग डाटा आप लोगों को कैसे डिफाइन करना है। तो डाटा जो आपकी बियॉन्ड
एबिलिटी ऑफ द स्टोरेज, दैट इज बिग डाटा, जिसको हम लोग स्टोर तो कर रहे हैं लेकिन उसको हम लोग जैसे हमारा ऑपरेशनल डाटाबेस होता था उसकी तरह प्रोसेस नहीं कर सकते। बिग डाटा को हम हमेशा हमेशा नहीं प्रोसेस करते हैं। बिग डाटा यूज किया जाता है टाइमली हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए। जैसे आपके पास पिछले 10 साल का डाटा है, आप उसको हमेशा रोज नहीं प्रोसेस करेंगे क्योंकि उसको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको प्रोसेस करके उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वो डाटा हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि वो हमें फ्यूचर एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन करने में काम आता है। जो हमारे एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स हैं जिनको हम इजीली कम्पीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कंपटीशन के बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स आजकल हैं जो लगातार उन पर काम कर रहे हैं और उनको कंप्यूट कर रहे हैं, उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दे रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं बिग डाटा के बारे में, तो हमारा जो वर्ल्ड का डाटा है वो हर 1.2 ईयर्स में डबल हो रहा है। दिस मीन्स कि अगर 2020 में आपका डाटा 1 TB है तो अगले 1 साल के बाद वो 2 TB हो जाएगा। एंड इस तरह से अगर ये बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली रेजिंग हो रही है यहाँ पे डाटा की, तो आप खुद देख लीजिए हमारा डाटा कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमें उसी हिसाब से हमारी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है और इतनी स्टोरेज हम अपने घर पे तो रख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो आइडियल सोल्यूशन है दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारे पास वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पीपल्स हैं एंड सिंगल पीपल इतना ज़्यादा डाटा अगर प्रोड्यूस कर रहा है रोज़, तो 7 मिलियन पीपल्स कितना डाटा यूज़ कर रहे होंगे। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो 204 मिलियन ईमेल्स हमारे रोज सेंड हो रहे हैं एंड 300K लॉगिन्स टू फेसबुक होते हैं 60 सेकेंड्स में। दिस इज द डाटा फॉर 60 सेकेंड, एवरी 60 सेकेंड। 1.3 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब एंड 2 मिलियन गूगल सर्चेज एवरी 60 सेकेंड। एंड ट्विटर की बात करें तो 1000K ट्वीट्स, 100K ट्वीट्स पर 60 सेकेंड हो रही हैं। एंड अगर म्यूजिक डाउनलोड एंड अपने वॉच आवर्स की बात करें तो 62,000 वॉच आवर्स पर 60 सेकेंड हो रहे हैं। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डाटा जनरेट हो रहा है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारा जो हाइप एंड फैक्ट्स को कंटिन्यू रखते हुए कि हम लोग एवरी डे 2.5 क्वांटिलियन बाइट्स ऑफ द डाटा जनरेट कर रहे हैं। अगर हम इतना डाटा जनरेट कर रहे हैं तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे? कहीं तो वो स्टोर हो रहा होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन 2012 वर्ल्ड इंफॉर्मेशन क्रॉस 2 zettabytes, दैट इज 2 ट्रिलियन गीगाबाइट्स। तो दिस इज द स्पीड हम लोग किस तरह से डाटा को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। जिस स्पीड के साथ डाटा प्रोड्यूस हो रहा है उसी स्पीड के साथ हमें उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो पहले जो डाटा था हमारा MB और GB में आता था, तो उसको हम नॉर्मली अपने घर पे जो स्टोरेज है जैसे आपका CPU एंड हार्ड डिस्क उसमें स्टोर कर सकते थे। देन हमारा डाटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया TBs में। हम उसके लिए हमने क्या किया, स्केल अप कर दिया, अपना स्टोरेज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। देन अगर बात करें थर्ड केस की, जब हमारा डाटा पेटाबाइट्स में आना शुरू हो गया तो इतना डाटा हम स्टोर तो कर लेंगे लेकिन फिर उसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसको प्रोसेस कब करेंगे? तो उससे बेटर है हमारा जो स्टोरेज था वो हमने अब सोचना शुरू किया कि इस स्टोरेज को हम लोग रिमोटली भी एक्सेस कर सकें, क्योंकि मैं हर बार इतना डाटा उठा के नहीं जा सकती हर जगह पे। तो देन द कंसेप्ट ऑफ सर्वर अराइव्ड कि सर्वर्स रखे जाने लगे एंड डाटा जो है वो सर्वर्स के थ्रू एक्सेस किया जाने लगा, सर्वर डाटा को मैनेज करने लगे। एंड दिस इज हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज का कंसेप्ट आया। अगर स्टोरेज की बात करें तो पहले हम लोग जैसे आप जानते हैं कि हम पहले डिस्क यूज़ करते थे, हार्ड डिस्क वगैरह, CD डिस्क, जिस तरह से तो हमारा जो डाटा था वो इनमें आ भी जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डिवाइसेस को भी अपग्रेड करना पड़ा। पहले हम लोग हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, CD कार्ड यूज़ करते थे, SD कार्ड्स, मेमोरी फ्लैश एंड हमारी जो SSDs हैं वो भी यूज़ करते थे। बट अब जो सिनेरियो है डाटा का वो इनमें स्टोर नहीं हो सकता है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ क्लाउड स्टोरेज, जो आज हमारा मेन टॉपिक था। आज आपके पास बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज हैं जहाँ से आप अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड द बेस्ट फीचर ऑफ क्लाउड स्टोरेज इज़ कि आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप CD एंड पेन ड्राइव में अपना डाटा रखते हो तो आपको उसको हर जगह कैरी करना पड़ता है। बट अगर आप डाटा अपना स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज पे रखते हो तो यू डू नॉट हैव टू कैरी इट, यू जस्ट नीड अ डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड दैट्स ऑल। यू कैन एक्सेस योर डाटा एनीवेयर एनी टाइम। यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जितने भी क्लाउड वेंडर्स आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवा रहे होंगे वो मिनिमम आपको कुछ ना कुछ फ्री में भी दे रहे होंगे। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम फ्री की चीज़ों की तरफ ज़्यादा लर्न होते हैं।
तो जैसे आपका गूगल ड्राइव है, आपको 15 GB का स्टोरेज फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अगर आपको उसके ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो यू कैन अपग्रेड। एंड देन वन ड्राइव की बात करें तो वो भी आपको 10 GB तक का डाटा फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है। ड्रॉप बॉक्स का भी ऐसे ही है, एंड अमेजोन ड्राइव का भी, एंड आई क्लाउड तो पेड ही रहेगा आपका। सो इस तरह से आप कहीं से भी कोई भी क्लाउड यूज़ करिए, आपको कुछ ना कुछ डाटा फ्री में यूज़ हो रहा है, मिल रहा होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट उसमें कंप्लीट नहीं होती है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। यू हैव टू पे ओनली फॉर द स्टोरेज यू वांट टू एक्सेस। अगर जैसे आप सिर्फ 15 GB यूज़ कर रहे थे, आपका डाटा उसमें नहीं आ रहा है, एंड नाउ यू वांट टू स्केल अप टू 100 GB, तो आप 100 GB डाटा क्लाउड जो आपका गूगल है उससे ले सकते हैं, एंड आपको सिर्फ उस 100 GB के लिए ही पे करना है। एंड आप अपने SLAs खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितना GB आप लेना चाहते हैं आप उतना ही लीजिए, एंड उसी का आप पे करें। सो ये कुछ जो कॉमन फीचर्स हैं कि आपके जो ये जैसे वन ड्राइव का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपको तीनों 3 प्लेटफॉर्म आर 3 पार्टी सर्विस, मतलब ये थर्ड पार्टी सर्विस है आपकी। एंड इसमें आपको 5 GB का फ्री स्टोरेज, वन ड्राइव की बात करें तो 7 GB, एंड गूगल ड्राइव पे आपको 15 GB। सो ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। सो अगर आपको गूगल ड्राइव पे 100 GB डाटा चाहिए तो आपको मंथली $4.99 पे करने पड़ेंगे। अगर 200 GB चाहिए तो आपको 9.99 पर मंथ पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्जेस। अदरवाइज जो आपका 15 GB में काम हो रहा है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। For any queries, please send your queries at amsakshivk@gmail.com, and thanks for watching.